डी एंड एफ ब्लॉक। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट हम डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स, राइट। सो नाउ ट्रांजिशन मेटल्स किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स उनको बोलते हैं जो क्या, पार्शियली फील्ड, जिनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। हाँ, जिनके जो डी ऑर्बिटल से डी सबशेल हम बढ़ते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। When there are presence of unpaired electrons in the d subshell, then they can be called as transition elements. वो fully filled नहीं होता है, तो उन्हीं को हम जनरली ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। They are called as transition metals in general. But then we see that in this group, अगर आप जाते हो कॉपर वाले ग्रुप के अंदर, जिंक वाले ग्रुप के अंदर, वहां अगर कॉपर वाले ग्रुप में जाते हो, कॉपर वाले ग्रुप में कौन कौन है? ग्रुप नंबर 11 ना, ग्रुप नंबर 11 कौन आगे आएगा? जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ने ग्रुप में क्या होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, होना चाहिए था कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है, होना चाहिए था 4s2 3d9, पर होता क्या है 4s1 3d10। तो यहाँ पे d10 कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 11 का d10 कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है डी सबशेल के अंदर। द सिमिलर फैशन 12th ग्रुप में जाएंगे, दैट इज जिंक, कनाडा में होगा जिंक, कैडमियम, मरकुरी। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 30, यू सी 4s2 3d10। यहाँ भी 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है डी सबशेल के अंदर। इसका मतलब 11th एंड 12th ग्रुप पे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोल सकते हैं। इवन जब इनका अगर वो इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड्स बनाते हैं, तो जो 11th ग्रुप के एलिमेंट्स है उनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। तो कॉपर का Cu+ इज मोर स्टेबल देन Cu2+, तो Cu+ स्टेबल होता है। तो Cu+ स्टेबल है, Cu+ हम करते हैं तो क्या होगा 4s0 3d10 d10 कॉन्फ़िगरेशन, तभी d10 ही होगा। Cu d10 है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करे तो भी d10 है। यहाँ भी अगर Zn2+ को दिखाता है तो भी वो d10 कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा, आइदर केस में वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए या ना दिखाए, दोनों केस में d10 कॉन्फ़िगरेशन है। इनको हमें ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलना चाहिए, पर भी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह, वैरायटीज ऑफ प्रॉपर्टीज है, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए इनको साथ में डी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। ठीक है, पर पता होना चाहिए दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। क्लियर टू एवरीवन? और इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा भी हमने बात की, कॉपर का एक्सेप्शन है, बिकॉज फुली फिल्ड डी सबशेल जो होता है वो स्टेबल होता है, और फुली फिल्ड ही नहीं हाफ फिल्ड भी स्टेबल होता है। उसमें हम देखते हैं जो क्रोमियम वाला ग्रुप है, दैट इज क्रोमोटन, इनका भी एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनका क्रोमियम का होना 24 एटॉमिक नंबर है, होना चाहिए 4s2 3d4, पर होता क्या है 4s1 3d5, क्योंकि यहाँ पे रीजन ही वही है, हाफ फिल्ड जो डी सबशेल होता है वो अधिक स्टेबल होता है एज कंपेयर्ड 3d4 कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो है ये क्रोमियम और कॉपर जो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। एंड ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रीजन क्या है? रीजन ये है, पहला रीजन है आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, राव सर ने पढ़ाया होगा आपको, वहां पे सेम पार्ट वहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है। दो रीजन आप पढ़ते हैं, एक रीजन की सिमेट्री, एक तो ये जो हाफ फिल्ड फुली फिल्ड है इसमें सिमेट्री होता है, जैसे D5 अगर आप लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड D10 दोनों जो है सिमेट्रिकल है, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लो, D1 से लेके D4 तक या D6 से D9 तक, यू नॉट हैव ए सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। कोई जो ऑड्स आ जाएंगे आपको इस साइड या इस साइड पे, अब दोनों कॉन्फ़िगरेशन एकदम सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो ये सिमेट्री होने के कारण भी स्टेबिलिटी आती है। हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी जो सिमेट्रिकल अल्कीन्स होते हैं वो अधिक स्टेबल होते हैं, तो जहां भी सिमेट्री आता है सिमेट्री से स्टेबिलिटी बनती है। दूसरी बात ये, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, वही पढ़ा होगा आपने वहां पे। एक्सचेंज एनर्जी जो है जितना ज्यादा होगा, मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी,
more is the stability, because जब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ डिफरेंट ऑर्बिटल्स में एक्सचेंज होते हैं सिमिलर ऑर्बिटल्स के अंदर, जैसे सारे ऑर्बिटल्स सिमिलर है, ये सिमिलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हेराफेरी होते हैं उसको एक्सचेंज एनर्जी, उस टाइम एनर्जी रिलीज होता है। जितना अधिक एनर्जी रिलीज हो जाएगा उतना वो पूरा सबशेल का और साथ साथ पूरा एटम का जो है ना एनर्जी घट जाएगा। एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टू प्रोमिनेंट रीजंस फॉर extra stability of d5 and d2 configuration is, first is symmetry of these subshells, second is higher exchange energy. They have high exchange energy, and more is the exchange energy, more is the stability. Is this point clear? Yes, sir. That is clear. Yes, sir. Then we can talk about some basic properties। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, there are few properties here। मेटालिक कैरेक्टर की बात करें या उनका स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, हार्डनेस के बारे में बात करें, कलर के बारे में बात करें, ये मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज जो है सराउंड होते हैं एक सिंगल प्रॉपर्टी के आधार पर, वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितना अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मोर the number of unpaired electrons, more will be the strength, more will be the strength, उतना उनमें हार्डनेस ज्यादा होगा, more strength, more hardness। और जितना क्यों, बिकॉज जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतने अधिक वो जो है ना आपस में मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो जितना अधिक मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे उतना स्ट्रेंथ उनका बढ़ जाएगा, हार्डनेस ज्यादा हो जाएगा। अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो फिर उनका जनरली बाय डिफॉल्ट जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में भी अंतर आना चाहिए, वो भी दिखाता है जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे, वो जनरली अधिक होता है। ऑफ कोर्स सभी जगह ऐसा होना चाहिए जरूरी नहीं है, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह जो है लैटिस के ऊपर भी डिपेंड, लैटिस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे जो स्कैंडियम है वो HCP दिखाता है, टाइटेनियम HCP दिखाता है, वैनेडियम BC दिखाता है। ये सब जो है अलग अलग लैटिस स्ट्रक्चर्स दिखाते, सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा आपने। तो लैटिस स्ट्रक्चर्स डिफरेंट दिखाते हैं, उसमें डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब large extent it depends on the way the molecules are arranged in the lattice, ठीक है। पर अधिक वाली के फैक्टर्स कुछ होते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, एग्जैक्ट नहीं हो सकता। हार्डनेस ज्यादा होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो फिर उनको क्या बोलेंगे हम, दे विल बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जे इस पे डी ब्लॉक में यहाँ पे क्वेश्चन गिरते हैं कि आपको B3+ Cr ना 3+, इस प्रकार से अलग अलग आयंस दे रहेंगे और पूछेंगे है ना which of these ions are paramagnetic, which of these ions are diamagnetic, इस kind of questions आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो they will be colorful, they will also be colorful, and most often it is said that the color is due to d transition। ये जो कलर है डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। हम जानते हैं जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने डी होते हैं, 5। कौन कौन से? dxy, dx square, dy square। ये जो 3 डी ऑर्बिटल्स है they are called as T2G orbitals and these two are called as EG orbitals। अब जानते हैं dxy, dy से dzx जो होते हैं they lie in between the axis, something like this। ये इस प्रकार लाई करते हैं, ये दो एक्सिस के बीच से गुजरते हैं। x और y के बीच से गुजरा तो उसको dxy बोलते हैं, y z के बीच से गुजर रहे हैं मतलब लाई करते दोनों के बीच में dyz, similarly z and x। जबकि जो dx square y square dz square है they lie on the axis, they lie on the axis like this। तो ये x और y के ऊपर लाई करता है तो इसको dx square y square बोलते हैं। dz square आप जानते हैं अलग होता है, वो सिर्फ z के ऊपर लाई करता है ऐसे, और उसका एक जो लोब होता है वो
श्रंकन होता है इस प्रकार। जो डी ऑर्बिटल्स, बिकॉज 3 जो डी ऑर्बिटल्स है वो एक जैसे हैं, वो सभी इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, उस दिन में ग्रुप बनता है T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और बाकी दो ऑन द एक्सिस लाई करते हैं तो उनको EG ऑर्बिटल्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो कंपाउंड्स बनाते हैं बहुत बार क्या होता है, हम अगले चैप्टर में देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होता है, पर स्लाइटली अगर आप बात करो तो जो कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये जो T2G और EG ऑर्बिटल्स जो है पूरा स्प्लिट हो जाते हैं, बहुत बार ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं। मानो ये डी है, डी में 2 एनर्जी, ये दोनों का अलग अलग एनर्जी हो जाता है इन सम केसेस। यू विल सी व्हाट आर दोस केसेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक बात बताइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक और चीज आपने पढ़ा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? व्हाट इज एक्साइटेशन? लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है। लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की तरफ जंप करता है, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ड्यूरिंग एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, एनर्जी रिलीज करता है? एब्सॉर्ब एब्सॉर्ब करता है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोअर एनर्जी में है और इसको जंप करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप सनलाइट दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डी ऑर्बिटल दूसरे डी में क्या हो रहा है, जंप हो रहा है। देखो डी डी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन हो रहा है किसके बीच में, डी से डी के अंदर। और कौन सा डी हो सकता है कि वो अगर उस मॉलिक्यूल में Eg नीचे है तो Eg से T2G, या कुछ मॉलिक्यूल T2G नीचे ये ऊपर होते हैं, तो T2G से Eg ये ट्रांजिशन हो रहा है, डी में से डी के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। और इस दौरान मान लीजिए आपने लाइट सप्लाई किया, एक पर्टिकुलर व्हाइट लाइट मान सप्लाई कर दिया आपने, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर लेगा जिससे कि वो वहां जंप कर सके, और एक स्पेसिफिक रेंज का जो वेवलेंथ का जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा आपको उसका वही रंग दिखाई देगा। बराबर, इस प्रकार से जो बायो वाले वो जानते हैं, बाकी जानते होंगे, कॉमन सेंस वाली बात है और सिंपल सी बात है। जो बोलते हैं ना पेड़ के जो पत्ते होते हैं ग्रीन होते हैं, तो लोग पूछते हैं ग्रीन क्यों होता है, तो आप बोलते हैं ना वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से वो जो है ग्रीन दिखते हैं। कुछ इसी प्रकार से फंडा है यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफन दिस से डी डी ट्रांजिशन की वजह से जो है यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स है वो कलरफुल होते हैं, पर वो डी डी ट्रांजिशन तभी होगा जब उसके अंदर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, कि द कलर इज ड्यू टू करके, है ना, बोलते हैं कुछ एलिमेंट दिया रहता है, बोलता है ये आयन दिया रहता है, बोलते हैं इसका कलर है, फिर पूछते हैं कलर किसकी वजह से है, डी डी ट्रांजिशन की वजह से है, एक दो ऑप्शन दिया रहेगा। तो अगर आपको ये पता करना है कि वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से है कि नहीं है, वो ऑप्शन नोट करने के लिए तो चेक करना है कि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वहां पे डी सबशेल में, अगर डी सबशेल है उसके पास जो एलिमेंट आपको दिया हुआ है और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन देयर इज अ लार्ज पॉसिबिलिटी दैट वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से ही कलर एग्जिबिट कर रहा है। इन केस वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर डी डी ट्रांजिशन से कॉज नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? यस यस सर। अब यहाँ हम देखते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज करके रो वाइज यहाँ पे उसका नाम दिया रहता है 3D 4D 5D सीरीज करके, क्योंकि उनके डी लास्ट में उस जिस डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 3D 4D हिसाब से। तो 3D सीरीज जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज स्कूटी, VCR, मैंगनीज, फीको, नीकू, जिंक। स्कूटी, VCR, मैंगनीज, फीको, नीकू, जिंक, दिस इज आवर 3D सीरीज। इंपॉर्टेंट, ये हमको लर्न होना ही चाहिए, आपको लर्न होगा। एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक।
इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो इस प्रकार से है, वो साइज के ऊपर क्वेश्चन जो आप देखेंगे, जो डी ब्लॉक में क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से रेयरली मिलेगा, पर वो क्वेश्चन जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर के अंदर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर, वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पर वहां पे जो ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, मतलब जो साइज के लिए जो एलिमेंट्स दिए वो डी ब्लॉक के दिए, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दिए हैं। मोस्ट ऑफन जो क्वेश्चन आता है वो या तो आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर का ये सीक्वेंस बनाने के लिए बोलता है, या फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक का सीक्वेंस बनाने बोलता है। इसके रीजन क्या है, क्यों वो इन एलिमेंट्स को फोकस कर रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर, उसे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एलिमेंट्स है इनको फोकस करता है एग्जाम के अंदर। उसके रीजन ये है कि जनरली जो हम जानते हैं अलोंग द पीरियड जो है साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। वेरी गुड, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होना चाहिए। पर डी ब्लॉक में क्या होता है, डिक्रीज होता है इस प्रकार से, इट डिक्रीजेस फर्स्ट, बट टुवर्ड्स द एंड जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, और टुवर्ड्स द एंड स्लाइटली वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से ट्रेंड होता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, बिकॉज आप जानते हैं इस साइज के लिए मेन दो फैक्टर जो काम करते हैं वो है न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है साइज को बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, और न्यूक्लियर चार्ज साइज घटाने की कोशिश करता है। अलोंग द पीरियड हम बात करते हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से साइज जो है घटती है। पर सेम टाइम जो है अलोंग द पीरियड आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। परंतु न्यूक्लियर चार्ज हमेशा डोमिनेट करने की वजह से इट्स क्वाइट डोमिनेटिंग, दो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इसको ओवरकम नहीं कर पा रहा है, इसको डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए ओवरऑल रिजल्ट क्या हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो काम कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। आप जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट उसको डोमिनेट नहीं कर पाता है। पर जैसे भी आप आगे बढ़ते हो स्लोली स्लोली क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करते हुए एकदम उसके नजदीक आ जाता है, ऑलमोस्ट बराबरी का जाता है। जब ऑलमोस्ट बराबरी आता है तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जो साइज है उतना उसमें आपको ग्रोथ दिखता, मतलब उतना ज्यादा घटता नहीं, और डिफरेंस दिखता नहीं है उनके बीच में, साइज के बीच में। और टुवर्ड्स द एंड जब कॉपर जिंक यहाँ पे आते हैं तब स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से साइज टुवर्ड्स द एंड बढ़ जाता है। तो उसीलिए यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको बोला है कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक के बारे में, तो निकल तक तो साइज घटता है, पर यहाँ आपको साइज बहुत कम घटता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर साइजेस। जब सिमिलर बोला है, वो सेम नहीं होता है, पर सिमिलर बोला है, यहाँ पे आयन, कोबाल्ट और निकल जो है उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बहुत कट टू कट उनका डिफरेंस होता है सिमिलर। पर फिर भी जो है मैं बात करूं स्लाइट डिफरेंस उनके अंदर होता है। कोबाल्ट का जो साइज है निकल से बड़ा होता है, ठीक है, पर कॉपर का जो साइज है वो निकल से बड़ा होता है, और जिंक कॉपर से ही बड़ा होता है। यहाँ बढ़ रहा है साइज, तो ओवरऑल जो है सबसे बड़ा जिंक होता है, फिर कॉपर होगा, उसके बाद कोबाल्ट होगा, फिर निकल होगा। यहाँ पे जो एक नॉर्मल जो ट्रेंड हमें फॉलो करना है तो वैसे फॉलो नहीं होता है, इसीलिए इस एरिया से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। घुमा फिरा के यहाँ से साइज के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये अगला पार्ट याद रखना कहाँ से क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक के अंदर। दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अगला मुद्दा अगर हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, जैसे मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे भी छोटा सा एक्सेप्शन आप देखते हैं ग्राफ के अंदर, जस्ट शो द ग्राफ टू यू। ये ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, मैं सब वहां जाकर फोकस करता हूँ, आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड आप देखिए यहाँ पे, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। दिस कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, दैट इज 4s1 बराबर 4s2 3d1, 4s2 3d
1, यहाँ पे D में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम 3d2 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम 3d3 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम 3d5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इनिशियली बराबर बढ़ रहा था और मैंगनीज भी क्रोमियम के आसपास का उसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था, बिकॉज मैंगनीज के अंदर भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते। मैंने बोला आपको जनरली वैसा होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन से बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, पर जरूरी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंगनीज मार इसलिए कहता है, उसका जो है लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से। मैंने बोला लैटिस स्ट्रक्चर ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसका लैटिस स्ट्रक्चर उतना मतलब अच्छा नहीं होता, उतना पैकिंग उसका उतना स्ट्रांग नहीं हो, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, तो उसके पास अच्छे खासे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फिर भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर्ड टू इवन स्कैंडियम। वैल्यूज देख सकते हो वहां पे, तो सडनली मैंगनीज नीचे आता है। तो ये मैंगनीज वाला जो पॉइंट है उसको ध्यान रखना है, आप इसको ध्यान में रखना है। तो क्रोमियम तक ये बढ़ता है, मैंगनीज से घट जाता है, और उसके वापस फिर नॉर्मली देखो घट रहा है, इट इज डिक्रीजिंग डाउन, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, बिकॉज एज अगेन यू गो मैंगनीज के बाद आप जाओगे तो वापस अनपेड इलेक्ट्रॉन घटना शुरू हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का घटेगा। फर्स्ट 1 2 3 4 5 होता है, फिर 4 3 2 1 ऐसे। इट शुड बी लाइक दिस, पर बीच में एक ये आ रहा है ऐसे बिकॉज ऑफ मैंगनीज। तो इस मैंगनीज को याद रखिए, ठीक है, बिकॉज लैटिस स्ट्रक्चर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। Yes, sir. इसी बात को हम लाओ थोड़ा से यहाँ से अगर जंप करते हैं एफ ब्लॉक के अंदर, से बात करनी वहां पे है नहीं, जैसे हमने साइज के बारे में यहाँ पे बात किया, उसी बात को अगर मैं एफ ब्लॉक में जंप करता हूँ, उस बात को जंप करते हैं। एफ ब्लॉक में जो है क्या होता है, आप देखते हैं कि जो एज यू गो अलोंग द पीरियड, ऐसा अपेक्ष, बिकॉज एफ ब्लॉक जो है दे कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर टेकन आउट फ्रॉम द डी ब्लॉक इटसेल्फ। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर से जो है लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट के बाद के जो है ना एलिमेंट्स है उनको निकाला गया है, लैंथेनाइट है ना, तो उसके अंदर से तो वहीं से निकाले हैं। तो वहां भी ऐसे ही अपेक्षा थी कि जिस प्रकार से डी ब्लॉक के अंदर हुआ है, पहले साइज घटा फिर टुवर्ड्स एंड साइज बढ़ गया, ये सेम चीज जो है यहाँ भी होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। इन केस ऑफ एफ ब्लॉक, लैंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, साइज जो है कंटिन्यूअसली घटता है। इसलिए यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों होता है, डी ब्लॉक में तो साइज बड़ा टुवर्ड्स एंड, यहाँ पे टुवर्ड्स एंड बड़ा क्यों नहीं। तो ये कंटिन्यूअसली घट रहा है, इसको नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन उतना फेमस नहीं है, पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन फेमस, मोस्ट ऑफन लोग इसके बारे में बात करते हैं, दोनों जगह कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होता है। इसका रीजन ये है बिकॉज एफ जो होता है ना, जो एफ सबशेल होता है, उसके अंदर स्क्रीनिंग जो है बहुत वीक होता है। सबसे अधिक स्क्रीनिंग जो है एस के अंदर होता है, एस ऑर्बिटल्स के अंदर, एस सबशेल के अंदर, उसके बाद पी में होता है। इसीलिए आप देखते हो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप जाते हो, हम बात करते हैं कि वहां पे साइज बढ़ता है, तो डाउन ग्रुप जाओगे तो उस टाइम स्टार्टिंग की जो है उसके अंदर डी और एफ उतने होते नहीं है, डीएफ होता नहीं, सिर्फ एस और पी होता है। तो वहां पर उनका साइज के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा होता है एस और पी के अंदर, जबकि डी में स्क्रीनिंग घट जाता है एज कंपेयर टू एस एंड पी, और एफ में तो बहुत ज्यादा वीक स्क्रीनिंग होता है। तो इसीलिए दो अलोंग द पीरियड वहां भी स्क्रीनिंग बढ़ना शुरू होता है, और वो भी डोमिनेट करने की कोशिश करता है, पर एकदम अंत तक हम पहुंच जाते हैं, पर एंडिंग तक भी स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से थ्रू आउट आप देख रहे हो साइज घट रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। जब उसके बढ़ने की समय एलिमेंट्स खत्म हो गए, एलिमेंट समाप्त, तो इसलिए वहां भी क्वेश्चन बन सकता है कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो उसका रीजन सिंपल है, बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट इन द एफ सबशेल। तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है ना, assertion रीजन स्टेटमेंट के अंदर आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट इन द एफ सबशेल। This is the next question that can be found in D and F block. Is that clear? Yes, sir. देखो एकदम मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ टॉपिक, ये टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप वो हिसाब से ही चीजों को नोट करते जाओ, तो फिर क्या होगा, आपको पढ़ना आसान रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के मैंने बताया आपको,
एक तो ऐसा पूछेगा ये पैरा है कि डाया है, दूसरा जो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट पूछता है इसके ऊपर, तो वो भी बहुत सी चीजें कनेक्टेड है पहले चैप्टर से। मैक्सिमम चीज यहाँ जो कनेक्टेड है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, जो हमने फिजिकल में पढ़ चुके हैं। तो वही मैग्नेटॉन where n is number of Unpaired electron. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसने पूछा, मान लीजिए V3 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट, दो तरह क्वेश्चन यहाँ पे आता है। एक तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है पूछेगा, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो बोलेगा 1.so इतना मैग्नेटिक मोमेंट है, बताओ ये किसका है। फिर ऑप्शन में आयन दिए रहेंगे, या तो आयन दिया रहेगा उस मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा। कितनों ने देखा था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर, मिला क्या था क्वेश्चन आपको? हाँ सर। मिलने के लिए करना पड़ता है ना। से फॉर एग्जांपल V3 प्लस, बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, कौन निकालेगा, बताइए जल्दी बताओ। V3 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, लवकर। हाँ, who is saying what? 2√2 सर। 2√2। तमाली जी बोल रहे हैं 2√2। देखिए वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? स्कूटी 23 मतलब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 4s2 3d3 3 है ना, 3d3 आएगा है ना, 4 को तो 3d4 ऐसा हम शॉर्टकट हमको याद है, एक्सेप्ट फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। 4s 3d3, अब 3d3, अब ऊपर 3 प्लस है, उसका मतलब क्या, हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालेंगे, पहले निकालेंगे 4s से। क्यों 4s से निकालेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल तो फोर्थ शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल क्या है, फोर्थ शेल है, थर्ड शेल नहीं। लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, पर समझने के लिए समझना है कि फोर्थ शेल आउटर मोस्ट शेल है। पहले यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा 4s 0, और डी में से एक निकालेंगे 3d2। तो 3d2 मतलब आप देखते हैं कि एक दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, मैग्नेटिक मोमेंट इज √n into n plus 2, n is 2, this is n plus 2, 2 plus 2 is 4, this is √8, this is 2√2, and if you want with the value exact, then 2 into what is √2? √2 is 1.414. 4. 2.828 is the Bohr's magnetic, इतना वैल्यू है इसके मैग्नेटिक मोमेंट का। और क्या क्वेश्चन पूछेगा, इन सब में से सबसे अधिक मैग्नेटिक बिहेवियर, सबसे अधिक मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट सबसे अधिक कौन होगा, है ना। तो जिसका सबसे अधिक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो सबसे अधिक अट्रैक्ट होगा। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते बैठोगे, आप बस गिनोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी इट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दैट इज अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट। वेरी सिंपल, जितना अधिक उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगी उतना अधिक वो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होगा, उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को शंका? Yes sir. शंका के लिए यस बोल रहे हो कि क्लियर है इसलिए यस बोल रहे हो? Clear है। क्लियर है सर। अच्छा ऐसा क्या, ठीक है। और कैसे इंपॉर्टेंट बात करें थ्योरी के अंदर, और कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको? यस, ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंगनीज के स्पेशली जो एनसीईआरटी में आपको वर्णन मिलेगा मैंगनीज के बारे में। तो मैंगनीज के डिफरेंट ऑक्साइड्स आप देखते हैं वहां पे MnO2, Mn2O3 और क्या Mn2O7 मान लो, उदाहरण ले लिया मैंने। अच्छा बताइए इन तीनों में से सबसे अधिक एसिडिक ऑक्साइड कौन सा, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड? The concepts are known to us, already we discussed, but वही चीजें repeat होती हैं। MnO7। अच्छा ये MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताइए? +4। Mn2O3 में +3 है। Mn2O7 में +7।
सो हम जानते हैं जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो उतना अधिक एसिडिक होता है. हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर, है ना. तो सबसे अधिक एसिडिक ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा. उसी प्रकार से पूछता है मोस्ट बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सबसे अधिक ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है. तो वहां भी सेम फंडा हम यूज करेंगे, राइट. मोर इज द हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, है ना. जो एसिडिक सीक्वेंस होगा वही ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर सीक्वेंस भी होगा. तो इससे भी कनेक्ट करे क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया भी आपने पढ़ा होगा. अनलाइक द पी ब्लॉक में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बोल रहा हूँ, ये टॉपिक खत्म हो गया. अगला पॉइंट ये पी ब्लॉक में जो आप देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डिक्रीज होता है. पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, बट डी ब्लॉक में ये उल्टा होता है. डी ब्लॉक में ये उल्टा होता है. डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस. Stability of higher oxidation state increases is a very important point again. एक और एक पैराग्राफ मुझे याद आ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट्स मुझे मिल नहीं रहे हैं. आपको याद है एनसीईआरटी में थोड़ा हिंट दीजिए मुझे. ये पैराग्राफ डी ब्लॉक के अंदर ही था क्या, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड स्टेबिलिटी, उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, वो एनसीईआरटी में था क्या, अंडरलाइन किया था. किसी एनसीईआरटी है फिलहाल, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया है, पर दिस चैप्टर ओनली, जहाँ पे वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स दिखाते हैं ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ. फिर हम सर मॉड्यूल में है. कैन यू रीड इट आउट, तुमको मिला क्या थी वो पैराग्राफ. मॉड्यूल में है सर. नहीं, तुम्हारे पास अभी है क्या. हाँ सर, पढ़ती मैं. हाँ, रीड इट आउट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरा. चल साउंड कर रही है, जल्दी करो. लवकर. Highest oxidation state of transition metals are found in fluorides and oxides, and the ability of the oxygen to stabilize high oxidation states exceeds that of fluorine due to its ability to form the multiple bonds. Correct. This is a very very important point here. यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है. जैसे मैंने बोला डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ये लोग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वो स्टेबल होता है नीचे की ओर. परंतु फॉर एग्जांपल ऑस्मियम की बात करते हैं, ऑस्मियम जो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में दिस इज एन एलिमेंट व्हिच कैन एग्जिबिट इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन प्लस. क्या +8 से ऊपर पॉसिबल है कुछ? नहीं. तो ऑस्मियम, एक तो ऑस्मियम की स्पेशलिटी है कि उसका डेंसिटी है ना, पीरियोडिक टेबल सबसे हाईएस्ट डेंसिटी भी उसका होता है, खतरनाक डेंसिटी है उसका. साथ ही साथ वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में भी सक्षम है. पर ऑस्मियम अपना +8 दिखाता है कैसे, पता है क्या, वही फॉर्मिंग कंपाउंड कॉल्ड एज. अब दो पॉसिबिलिटी उसके पास, या तो वो फ्लोरीन से बना है या तो ऑक्सीजन से कंपाउंड बना है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. अगर उसे फ्लोरीन से बनाना है, बताओ फ्लोरीन से बनाना है तो कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा उसको? 8 बॉन्ड बनाना है, 8 फ्लोरीन चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर उसको ऑक्सीजन से बनाना हो प्लस दिखाने के लिए,
बताओ दोनों में से अधिक रिपल्शन कहाँ पे होगा? फ्लोरीन में। फ्लोरीन वाले, वाले क्योंकि यहाँ पे 8 फ्लोरीन एटम सराउंडिंग ऑस्मियम को है, यहाँ रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, बहुत अधिक रिपल्शन होगा फ्लोरीन एटम्स के बीच में, जिसके वजह से कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ये जो है अनस्टेबल, जो यहाँ पे ऑस्मियम प्लेसिड दिखा देगा, पर उसके वजह से उसे कंपाउंड में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसीलिए 2 प्लेसिड दिखा सकता है फ्लोरीन से, पर भी दिखाएगा नहीं, क्योंकि उसका और एक ऑप्शन है उसके पास, ऑक्सीजन। फिर 4 ऑक्सीजन से वो काम हो रहा है प्लेसेट का, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्या आप 8 सिग्मा बॉन्ड के लिए कोई स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री आपके पास है क्या? नहीं, मैक्सिमम कितना पढ़ा आपने? 7 के लिए पढ़ा 7 है ना? दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल yes बाइपिरामिडल द हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म पॉसिबल। उसके ऊपर तो आज साइंटिस्ट ने पता भी नहीं किया है, और कोई स्टेबल फॉर्म मिला भी नहीं है। तो ये जो है नॉट पॉसिबल, उसीलिए जो है आप देखते हैं। और इसका रीजन क्या है, वो आंसर ने बहुत जो बोला है उसने, क्यों ऑक्सीजन से आसानी इसलिए होती है, ऑक्सीजन जो है उसको मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन बनाता है। ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है घट जाती है, और कम ऑक्सीजन से भी उतना ही, मतलब जितने ऑक्सीजन लगेंगे उससे डबल फ्लोरीन लगेगा, है ना, और वही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकते हैं हायर अपना। इसीलिए ऑक्सीजन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्यों करे, क्यों, उस रीजन है ऑक्सीजन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन दिस। done, this point is done. yes sir इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन प्लीज सम ऑफ यू प्लीज कीप योर एनसीईआरटी विथ यू, बिकॉज मेरे पास नहीं है, पर मेरे दिमाग के अंदर बहुत चीजें याद में है जो पढ़ाया था आपको मैंने पेज वगैरह, तो वहां मुझे देखो हिंट दे, जब मैं भूल जाऊंगा तब। किसी एनसीईआरटी में आप देखेंगे ना, आपको ई नॉट वैल्यूज दिया रहेगा, है ना, 3D सीरीज है उनका एक टेबल दिया रहेगा जिसमें ई नॉट वैल्यूज दिया है, दिख रहा है क्या आपको ई नॉट वैल्यूज? yes sir और वहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो ई नॉट वैल्यूज के अंदर आप देखेंगे कॉपर का जो ई नॉट वैल्यू होगा कैसा होगा? positive बाकी सबका ई नॉट वैल्यू नेगेटिव दिखाई देगा आपको। यू ऑल सी एवरीबॉडी हैज नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज, सिर्फ कॉपर का पॉजिटिव है, सिर्फ कॉपर का जो है पॉजिटिव है, इसलिए वहां पर यहाँ भी क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है ना वो? हाँ अच्छा, इससे पहले कि मैं ये कुछ ये तय कर दूं कि आपको पता है, बिकॉज मैं जानता हूं कि वो सिलेबस हो चुका है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या आप जानते हैं, फिर भी मेरी आदत है कि मैं पूछूं कंफर्म करने के लिए, है ना। तो कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल? और रिडक्शन पोटेंशियल के ज्यादा या कम होने से हम क्या इन्फर कर सकते हैं? व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दैट? सर जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता उतना अच्छा ऑक्सीडेंट होता उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस करने की पोटेंशियल, कि रिड्यूस होने की पोटेंशियल, रिड्यूस करने की पोटेंशियल, रिड्यूस होने की, हाँ रिड्यूस होने की पोटेंशियल, मतलब मेरे अंदर खुद को रिड्यूस करने का पोटेंशियल कितना है, वो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है ना। तो अगर मैं जल्दी रिड्यूस हो सकता हूँ उसका मतलब मैं उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। सो मेटल्स जो है, बताइए मेटल्स जो है जनरली रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? रिड्यूसिंग होते हैं, वेरी गुड। क्योंकि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड इफ दे लूज इलेक्ट्रॉन दैट मींस दे आर अंडरगोइंग oxidation, right? No, They're undergoing oxidation, they have tendency to get oxidized, right? Because they have tendency to lose electron,
दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है मतलब वो उनके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो अपने आप को जल्दी ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, और इसीलिए metals are in general good reducing agents। उसका मतलब ये हुआ कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए, है ना, बिकॉज हम जानते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल अंतर सिर्फ क्या है? सिर्फ माइनस से बोलेंगे पर कितना अंतर है ना। अगर मान लीजिए ये एक्सिस बनाता हूं, यहाँ अगर आपका +5 है तो -5 यहाँ पे, एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेवियर, एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेवियर दिखे, जितना इधर ज्यादा उतना ही वहां पे कम। +5 तो ये -5 उतना ही कम, उतना ही नीचे एक्सिस से नीचे आ जाएगा, गड्ढे में जाएगा, जितना ही ऊपर इधर नीचे। सो मेटल्स का हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट मेटल्स शुड हैव अ नेगेटिव पोटेंशियल। सो उसीलिए देखिए बाकी सब मेटल्स का नेगेटिव ही है, बाकी सबका नेगेटिव ही है, बस कॉपर इकलौता है जिसका पॉजिटिव पोटेंशियल है ना। इसके अनेक रीजन है, तो हम कोई एक के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रीब्यूट करता है इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसीलिए कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसीलिए कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से है ना ये ऐसा पोटेंशियल दिखा रहा है। डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने क्लास में डिस्कस किया था जब पहले पढ़ा था, अभी से मुद्दे की बात करते हैं। तो ये एक चीज आप प्लीज नोट कर लीजिए कि ऐसा कॉपर का होता है। दूसरी बात, कॉपर प्लस H2SO4 क्या मिलेगा? Copper plus H2SO4. How many of you know this reaction? Raise your hand please. हाथ ऊपर करिए, कितने कोई रिएक्शन आता है? वन रेंड मोन नाल। गुड। योगिता बताओ, योगिता योगिता CuSO4 plus H2. CuSO4 plus H2. H2। जो बाकी लोगों ने हाथ ऊपर किया, क्या आप इस बात से मतलब सहमत है? नहीं सर H2 नहीं होगा। कौन सहमत नहीं है? Who is that? ईश्वरी तुम सहमत नहीं हो इस बात से? नहीं सर, CuSO4 plus SO2 plus H2 होगा। वेरी गुड ईश्वरी, बहुत दिन के बाद देखा तुमको मैंने, मतलब तेरा नाम देखा कम से कम। क्या बात है, क्या कमिंग बैक है आपका, है क्या, वेरी वंडरफुल आंसर। कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज अगेन फ्रॉम ईएमएफ सीरीज हम समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि ईएमएफ सीरीज से हम जानते हैं कि कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होने के कारण कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हियर। अगर यही मैं बोलता जिंक प्लस H2SO4 तो आपको मिलता ZnSO4, then Yogita is right because zinc is more reactive than hydrogen, तो more reactivity can display, या ये displacement reaction। अब कुछ लोग ऐसे बोल देंगे कि रिएक्शन होता ही नहीं है, some will say no reaction because copper जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, इसलिए रिएक्शन होता ही नहीं। नहीं, रिएक्शन का ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता है, पर रिएक्शन तो होता है, और यहाँ पे SO2 गैस रिलीज होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है जी कि कॉपर जब मिनरल एसिड से रिएक्ट करेगा या फिर वो स्पेसिफाई कर देगा, मान लीजिए H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो उस वक्त कौन सा गैस रिलीज होता है? तो अगर हम ठीक से नहीं समझे तो हम बोलेंगे H2 गैस रिलीज होता है, या फिर हम बोल देंगे नन ऑफ दिस, पर आंसर क्या होगा? SO2 गैस रिलीज होता है। नोट दिस पॉइंट प्लीज, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है।
एक और जगह से। नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. और कोई पॉइंट ऐसा है जो एनसीईआरटी में हमने अंडरलाइन किया था पढ़ते वक्त, मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहा है, तो रिमाइंड कर सकते हैं आप? जितना मेरे ध्यान में था थियोरेटिकल जो भी पॉइंट्स उसके अंदर के इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं। कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट एनसीईआरटी में हमने अंडरलाइन किए थे, डिस्कस किए थे, परंतु अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। एनी पॉइंट लेफ्ट आउट इंपॉर्टेंट? डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से नहीं। कौन आटा होता है? आई थिंक दिस कवर्स द मैक्सिमम थियोरेटिकल, है ना, क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से आपको मिल सकते हैं नीट और जेईई के अंदर। कंप्लीट नहीं हुआ, नाउ वी हैव टू गो अहेड विद रिएक्शंस एंड ऑल, दैट इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, दैट इज KMnO4 और K2Cr2O7 के बारे में पढ़ना है, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रोमिनेंटली। ये थियोरेटिकल कुछ बातें एंड एज वी गेट समथिंग एल्स तो मेजॉरिटी इधर से आएंगे। अब बात करते हैं दो प्रोमिनेंट कंपाउंड्स डी ब्लॉक के जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को गवर्न कर लेते हैं, है ना। एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑक्सीडेशन रिएक्शन को गवर्न करने वाले KMnO4 और K2Cr2O7। KMnO4 is called as Potassium permanganate. potassium permanganate. This is Potassium dichromate. potassium dichromate. These two are the best oxidizing agents ever. KMnO4 और K2Cr2O7 में अगर मैं आपसे ये पूछूं दोनों में से बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है तो क्या बोलेंगे आप? K2Cr2O7. K2Cr2O7. ओके, कितने लोग सहमत इस बात से कि KMnO4 और K2Cr2O7 में से K2Cr2O7 इज a बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रेज योर हैंड प्लीज, टेक्निकल हैंड, नहीं तो अपने घर में आप हाथ ऊपर करके दिखाने देगा मुझे, वीडियो भी ऑफ है आप। अदिति, श्रीनाथ, दो लोग बोल रहे हैं कि K2Cr2O7 बेहतर है। अच्छा, कितने लोग का मानना ये है कि KMnO4 इज a better oxidizing agent than K2Cr2O7? रेज योर हैंड प्लीज। KMnO4 बेहतर है उससे? कोई नहीं। अच्छा, जिन लोगों ने किसी के लिए भी हाथ ऊपर नहीं किया, अच्छा ईश्वरी का मानना है KMnO4 का एक जंतु है। अच्छा, बाकी जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, आपका क्या मानना है, कुछ मानना है कि नहीं? आप कुछ मानते हो कि नहीं मानते? नहीं सर, हम किसी को नहीं मानते हैं सर, है ना, हम कुछ नहीं मानते। क्यों? सार्थक आउटी, तुम क्या मानते हो? सार्थक आउटी? KMnO4। KMnO4 तूने हाथ ऊपर नहीं किया यार, फिर शर्माते बहुत हो। व्हाट अबाउट आयुष? आयुष? KMnO4। KMnO4। कृष्णा शिंदे? कृष्णा? KMnO4। KMnO4। मानसी कनाडे? K2Cr2O7। वैष्णवी बटुल? ट्विंकल? ये ट्विंकल सच में ट्विंकल है क्या? इज दिस ट्विंकल अ रियल ट्विंकल? ट्विंकल करा तुम ही हो क्या कि कोई उसके नाम पे ज्वाइन हुआ है? ट्विंकल Yes, sir. तुम ही हो ओरिजिनल ट्विंकल? हाँ सर। यार बहुत जमाने के बाद यू आर कमिंग एवरी डे क्या कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ? कब से आ रही हो तुम? डेली आती हो? गुड, कीप कमिंग, हैप्पी टू सी यू बैक।
अच्छा, अब देखते हैं KMnO4 और K2Cr2O7 में बेहतर कौन है। कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला KMnO4 और कुछ लोगों ने बोला K2Cr2O7। लोग कंफ्यूज है, सर हमको तो इतना ही पता, दोनों अच्छे हैं, वी डोंट वांट टू कंपेयर। आपने ही बताया था कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, तो हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू करना पड़ता है। अगर आप 1 मोल KMnO4 की बात करते हो, 1 मोल KMnO4, ना दोनों को हम एसिडिक मीडियम में कंपेयर करें। एसिडिक मीडियम में जो है ना, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। मीडियम है तो एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में हर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना बेस्ट, जो बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस से 100% परफॉर्मेंस देता है। एसिडिक मीडियम में अगर हम बात करते हैं KMnO4 के बारे में, तो 1 मोल KMnO4 जो है वो आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की क्षमता रखता है। गेन करना है कि लूज करना है? टू बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन करना पड़ेगा, हाँ है ना। टू बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करना पड़ेगा, खुद को रिड्यूस करने वाला इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा। तो 1 मोल KMnO4 जो है 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। और वही एसिडिक मीडियम में 1 मोल K2Cr2O7 कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ दोनों में से बेहतर कौन है? K2Cr2O7। सिंपल है ना, सिंपल फंडा। तो K2Cr2O7 is a better oxidizing agent as compared to KMnO4 if you compare them. Otherwise in general दोनों साथ में एक जैसा काम कर लेते हैं हर जगह। If you compare then it is better because यहाँ 1 मोल K2Cr2O7 जो है, यहाँ भी आपका assertion reason क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? या तो बोल देगा ये इससे बेहतर है ना। अगर assertion आपका सही है, in that reason will be 1 mole K2Cr2O7 can accept or gain 6 electrons, है ना, पर मोल। 1 मोल जो है 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एसिडिक मीडियम में, जबकि सिर्फ 1 मोल KMnO4 जो है 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। अब यस थोड़ा और बात करते हैं इनके बारे में। KMnO4 जो है ना 3 मीडियम के अंदर काम करता है। K2Cr2O7 सिर्फ एक ही मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम, कोई टेंशन उसको नहीं है। पर KMnO4 3 मीडियम में काम करता है। It can work in acidic medium, it can work in basic medium, it can work in neutral medium too. एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और बेसिक मीडियम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो ऐसे कि आपका उसका एसिडिक कैरेक्टर मीडियम में कम होते जाता है, उसका एसिडिक पावर भी क्या हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसा मीडियम का एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है, वैसे KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर भी घट रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? मीडियम का एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट राइट? सर, न्यूट्रल में 1 इलेक्ट्रॉन और बेसिक में 3 ना। कहां से बोल रही हो तुम? नोट्स में। आर यू श्योर? यस सर। तुमने गलत लिखा रहेगा। सर ऐसा ही आपने जैसे लिखा है। सबने ऐसे ही लिखा क्या? नहीं सर आपने अभी जो लिखा है वही लिखा है। हाँ सर, जो बोला वही लिखा। जो मैंने स्क्रीन में अभी लिखा है वही लिखा है नोट्स के अंदर ना। हाँ हाँ, तो वही बोला ना, किसी एक ने गलती से ऊपर नीचे लिखा होगा, सब तो गलती नहीं करते ना, गलती पढ़ाया था। सीक्वेंस एसिडिक मीडियम, नीचे बेसिक, बीच न्यूट्रल बीच में होता है ना। न्यूट्रल मीडियम इज मोर एसिडिक देन बेसिक मीडियम। सीक्वेंस है एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। तो ये जानना इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वापस से मैं फिजिकल से कनेक्ट करता हूँ। आज हम बहुत फिजिकल केमिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। एटॉमिक चलो कनेक्ट किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कनेक्ट किया था। उसको समझिए हर एक जो केमिस्ट्री है आपस में इंटर रिलेटेड भी है। तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होने के वजह तीनों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्टिंग इट टू द मोल कंसेप्ट, तो इसके क्वेश्चन ये जो फंडा यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा वो सब के बारे में, इसको कनेक्ट करें मोल कंसेप्ट से, वहां क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन वहां बनते हैं
कनेक्ट करके डी ब्लॉक और मोल कंसेप्ट। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं वहां। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हाउ मेनी moles of KMnO4 are required to completely oxidize H2S, 1 mole H2S in neutral medium। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो बताओ आप क्या समझेंगे? ये डीप ब्लॉक क्वेश्चन समझेंगे कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का? Some basic. Some basic. आप तो यही समझेंगे, पर ये क्वेश्चन डीप ब्लॉक का है। Rather, it is a combination of D block and mole concept। अब D block से क्या इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए इसको? पहला इंफॉर्मेशन ये बताना चाहिए कि KMnO4 जो है न्यूट्रल मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट टू नो। सेकंड पॉइंट इज दैट KMnO4 H2S को ऑक्सीडाइज करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये दो बातें पता होगा तो ही ये मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दो इंफॉर्मेशन को पता नहीं है, दो आप मोल कंसेप्ट में माहिर हो, फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब हम ये सब पढ़ते नहीं थे, डायरेक्ट फर्स्ट 11th में अपने क्वेश्चंस देते रहेंगे, तब सब बाउंसर होता रहेगा कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 12th का डी ब्लॉक पढ़े बिना 11th के मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पी ब्लॉक के अंदर। बताओ H2S जब ऑक्सीडेशन होगा, H2S का ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनेगा? Sulfur. S. सल्फर बनेगा, राइट? हाँ, हमने बोला कोई भी सल्फाइड को आप ऑक्सीडाइज करो सल्फेट मिलेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड आपको सल्फर देगा, करेक्ट? तो और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ KMnO4 हो कुछ भी हो वही होने वाला है। तो यहाँ देखिए 1 मोल H2S हमने लिया, ये सल्फर बना, तो हमको देखना ये है कि 1 मोल H2S जो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, क्योंकि KMnO4 गेन करना पड़ेगा। तो पहले देखना कितना इलेक्ट्रॉन से लूज करेगा ताकि वो गेन कर सके, फिर हम देखेंगे अच्छा हाँ इतना इलेक्ट्रॉन से लूज कर रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए कितने KMnO4 की आवश्यकता है। सॉल्विंग करना ऐसा है, पहले देखना है कि क्या आपको दिया है, उसके ऑक्सीडेशन क्या मिलेगा, फिर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना वो लूज कर रहा है, फिर देखना है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए कितना KMnO4 की आवश्यकता है, समाप्त, आंसर आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? -2 था H2S के अंदर, अभी क्या हो गया? 0 में गया। हाँ, -2 से 0 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने? 2. 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। उसका मतलब 1 मोल H2S जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर क्वेश्चन में बोला होता 5 मोल H2S तो आप बोल 10 इलेक्ट्रॉन बोलते, है ना? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितना KMnO4 चाहिए, वो ये अपना मुद्दा है। तो अब एक बात तो ये हुआ एक साइड पे, दूसरी साइड पे आप क्या बोलेंगे? न्यूट्रल मीडियम है, तो न्यूट्रल मीडियम में 1 मोल KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन। 3. ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, ठीक है ना? न्यूट्रल मीडियम में ये 1 मोल 3 गेन कर सकता है, ये लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 मोल KMnO4 लगता है तो हम क्या बोलेंगे? 2 के लिए कितना लगता है? 1 के लिए कितना लगेगा? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1/3 लगेगा। 1/3. 2 के लिए कितना लगेगा? 2/3 मोल। So we require 2/3 mole of KMnO4 to completely oxidize 1 mole of H2S in neutral medium. Is this thing clear to everybody? Yes. Yes, sir. कंसेप्ट क्वेश्चन करा वन हो गया। एक क्वेश्चन आप करेंगे? Yes, sir. हाँ, sir.
एक बात ध्यान देना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मीडियम नहीं दिया है ना, अगर क्वेश्चन में मीडियम आपको नहीं दिया है, समझ जाना बाय डिफॉल्ट वो एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है। अगर मीडियम दिया है तो ठीक, करिए सॉल्व, बताइए आंसर, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा आंसर। गर्ल्स की बॉयज टक्कर, बहुत दिनों में टक्कर लेके, जल्दी करिए, टाइम हो रहा है। व्हाट इज आंसर? Yes, anybody got the answer? So 2 moles. If you got the answer, raise your hand. Let's see. Who is that brilliant bacha? Srinath Mote, what is your answer? 2 moles. Srinath, फिर Aditi. First boy, फिर girl. आंसर है तुम्हारा श्रीनाथ? 2 moles. हाँ, 2 moles. तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। What you're saying? You can put in chat box. Aditi, what's your answer? So 2/5. Aditi का आंसर है 2/5. Anybody else got the answer? किसी का इसके अलावा कोई और आंसर है क्या 2/5 के अलावा? न्यू आंसर कौन? जिया का कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। हाँ। और कोई नया आंसर किसी का? 4. आयुष का 4 आ रहा है। ओके, एनीबडी एल्स एनी अदर आंसर? 18. क्या बोले निकेत? 18. हर एक का इतना सारे वैरायटी। और कोई वैरायटी है किसी का? 8/5. वैष्णवी का 8/5। ओके, एनीथिंग एल्स? सिंपल, बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। अब देखते हैं किसको ऑक्सीडाइज करना है हमको, एफईएस को ना। फर्स्ट आप उसका एफईएस का ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ पे Fe2+ है, मैंने बोला Fe2+ ना 3+ हो जाएगा, वो इट विल गो टू 3+ एंड सल्फाइड बनेगा सल्फेट, ये हो जाएगा Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है। तो S जो है 1 मोल FeS हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो 1 मोल FeS में आयन क्या बन रहा है? 1 मोल आयन जाएगा 2+ से 3+ में, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, आयन लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। और सल्फर जो है -2 से जा रहा है किसमें? +6 के अंदर। -2 से +6 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 हाँ। कितने मिला के हो गए? 9. No. मतलब 1 मोल FeS जो है 9 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है। अभी हम बात किए -4 की, एसिडिक मीडियम में बात किया हमने, एसिडिक मीडियम में। तो 1 मोल KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1/5 और 9 इलेक्ट्रॉन के लिए 9/5 मोल KMnO4। नाउ ये हम क्या बात कर रहे हैं? दिस वी आर टॉकिंग फॉर 1 मोल FeS, है ना। ये था 1 मोल FeS। कितना मोल बोला उसने? 10 मोल HCl। तो 1 मोल FeS के लिए इतना, तो 10 मोल के लिए कितना होगा?
इंटू 10 करेंगे into 10. ना, 9/5 इंटू 10 this is 18. You require 18 moles of KMnO4. किसका आंसर है 18? निकेत, है ना? Yes, बॉयज sir. जीत गए बॉयज जीत गए। इवन जिसने 8/5 बोला ना उसका भी बहुत क्लोज है, क्योंकि उसने क्या किया होगा मेरे ख्याल से 8/5 वैष्णवी का था ना 8/5। हाँ सर। हाँ, तुमने ऐसा किया, तुमने ये Fe का कंसीडर नहीं किया ना, हाँ तुमने से सल्फर का लिया रहेगा और यहाँ पे तुमको 8/5 आया रहेगा, करेक्ट? हाँ सर। या बट 10 से मल्टीप्लाई कर, तो शी इज आल्सो वेरी क्लोज। पर आपको इसलिए मैंने FES दिया ताकि आप Fe कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए पहले ही बोल चुका था Fe 2 + 3 + जाएगा, कंफ्यूजन होता है। ओके, तो यहाँ पे हम तामते हैं, आज रुकेंगे और कल एक और क्लास D एंड F ब्लॉक पे होगा और कल ये समाप्त हो जाएगा। कुछ रिएक्शंस देखेंगे, F ब्लॉक में बात करेंगे। टुमारो विल फिनिश विद दिस चैप्टर एंड देन वी विल स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इंटरेस्टिंग चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, sir. Thank you.